नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एच.एस. सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीके हब। तो साथियों, हम लूसेंट जीके का कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने जो पिछली क्लास थी उसमें भारत के सभी धर्म एवं संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया था और हमने मौर्य साम्राज्य से पहले जितने भी छोटे छोटे शासक हुए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हुए थे वो कौन हुए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित किया था और उन्हें पराजित करने में इनका साथ एक तो इनके मंत्री विष्णुगुप्त या चाणक्य ने दिया था, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, उन्होंने साथ दिया था। और एक हिमालय के जो शासक थे पर्वतक, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र, जिनका नाम बिंदुसार था, वो मगध की राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुए थे अशोक महान, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि सबसे पहले भारत में शिलालेखों के बारे में या शिलालेख अंकित करवाने वाले, चित्रित करवाने वाले शासक कौन से थे? अशोक महान ही थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाणक्य के अन्य नाम थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पॉलिटी यानी राजनीति की बुक थी। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 323 ईसा पूर्व बैठा था। लूसेंट में 322 है, तो आपको ये ज़्यादा अंतर है नहीं, 323 या 322 आप ध्यान रखें। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के बारे में आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में जा कर के संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताते हैं और वहीं पर ये जल समाधि लेते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सेल्यूकस निकेटर को हराने वाले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और सेल्यूकस निकेटस ने ही अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार KKHM, ध्यान रखें KKHM यानी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने जो जैन धर्म किन से दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। भद्रबाहु ने कौन सा मत चलाया था दोस्तों? भद्रबाहु ने दिगंबर मत चलाया था जैन धर्म का। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया था? एप्यानस ने किया था। आपको ये बात भी यहाँ से ध्यान रखनी है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं, उनका नाम है बिंदुसार। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ से 3 बातें ये भी ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में मेगस्थनीज रहता था वो तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जबकि बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत रहता था वो एंटियोकस का क्या था, राजदूत था। तो देखिए बिंदुसार किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये आपको ध्यान रखना है। वायु प्राण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। भद्रसार का अर्थ भी क्या होता है, वायुसार, वारिसार। वारी का मतलब शत्रु और सार का मतलब संहार करने वाला। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत भेजा। तो ध्यान रखें, मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्यों? सेल्यूकस निकेटर का जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसके बाद एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस, वो चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरबार में रहता था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो देखिए अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। पुराणों में इसे भद्रसार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वारिसार। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। ये तीनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किसके अनुसार? एथेनियस के अनुसार। जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस, उनसे क्या मांग की थी इन्होंने? मदिरा, सूखे अंजीर यानी जो मेवा होता है, और एक दार्शनिक भेजने की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दोस्तों अध्ययन करते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व, एक्चुअल में वो 273 ईसा पूर्व में ही एक बार तो राजगद्दी पर बैठ गया था, लेकिन उन्होंने विधिवत जो राज्याभिषेक करवाया था वो 269 ईसा पूर्व करवाया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ध्यान रखें, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी कौन से अभिलेख से इनका नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ध्यान रखें, पुराणों में तो इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। एक बात ध्यान रखें, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमेनदेही अभिलेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसके कारण वहाँ पर करीब 1 लाख लोगों का कत्ल किया गया और 1.5 लाख के आसपास लोग घायल हो गए। और वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, भिक्षु थे, उपगुप्त, उन्होंने अशोक को पूरे युद्ध क्षेत्र में
घुमाया और वहाँ दिखाया उस नरसंहार को। उस नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने भैरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपनाया, यानी इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने हमेशा के लिए युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 261 ईसा पूर्व यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो देखिए, कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी कर लिया था। इसके आगे हम बात करते हैं। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टोलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा जो अशोक के दरबार में रहता था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपड़, सुदामा एवं विष झोपड़ी है। देखिए, अशोक ने क्या किया था दोस्तों, आजीविकों को रहने के लिए, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे उनको रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका क्या क्या नाम रखा गया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विष झोपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अलग अलग क्षेत्रों में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा था, जिनमें इनके पुत्र महेंद्र और इनकी पुत्री संघमित्रा भी थे। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी भारत में जितने भी शिलालेख मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, और खरोष्ठी लिपि, ग्रीक और अरमाइक। खरोष्ठी लिपि के शिलालेख पाकिस्तान में मिलते हैं, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, और ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो शिलालेख मिलते हैं वो अफ़गानिस्तान से प्राप्त होते हैं। यानी अशोक का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, ये यहाँ से पता चलता है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफ़गानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और ब्राह्मी लिपि शेष भारत से मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 स्तंभों में या 3 भागों में बांटा जाता है। शिलालेख ये 14 थे दोस्तों। ये जो 14 शिलालेख थे, ये 14 शिलालेख थे दोस्तों, और 14 शिलालेखों में हर जगह, जिस भी जगह से ये प्राप्त हुए हैं, 8 जगह से प्राप्त हुए हैं, उनमें सभी में पहले शिलालेख में सभी जगह एक बात लिखी गई है। दूसरे जगह पर जैसे मान लीजिए एक शाहगढ़ी से मिला है, दूसरा गिरनार से मिला है, तो वहाँ पर भी जो दूसरा शाहगढ़ी में दूसरा शिलालेख लिखा हुआ है, तो गिरनार में भी दूसरा शिलालेख लिखा हुआ है, उन पर बातें सेम हैं। तो इसलिए कहा जाता है पहला शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, ऐसे 14 शिलालेख हैं। तो दोस्तों सभी जगह पहले शिलालेख में जो बात एक स्थान पर लिखी गई है वो अन्य स्थानों पर भी वही बात लिखी गई है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करें। अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज 1750 में पी फैंथेलर ने की थी, यानी पोद्रेटी फैंथेलर ने की थी, और इनकी संख्या कितनी है, 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अशोक के 14 शिलालेख हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, तीसरे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके 14वें में क्या लिखा हुआ है, ये सारे आपको एक एक करके मैं ट्रिक से बताता हूँ। तो हम ट्रिक देखते हैं। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी है। पंचीदा, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है पंचीदा, धनी,
आती है यहाँ पर साइलेंट है। शिप्रा धनिक बताती है। ठीक है दोस्तों, तो पै से तो पशु बलि की निंदा की गई है, यानी अशोक के पहला शिलालेख में क्या लिखा गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। ची पंचीदा, पै से तो आपको ध्यान रखना है पशु बलि की निंदा। ची से चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, यानी चिकित्सा नर और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की जाए। दा से आपको ध्यान रखना है दौरे पर जाने का आदेश दिया गया, तीसरा अभिलेख, यानी जो भी अधिकारी और महामात्य हैं उनको हर 5वें वर्ष में जनता के बीच जा कर के दौरा करने की यहाँ पर बात की गई है। धनी में दोस्तों ध का मतलब धम की घोषणा की गई, तो चौथे अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, धम घोष की घोषणा। नी का मतलब धम महामात्रों की नियुक्ति, ध्यान रखें नियुक्ति है, नी का मतलब क्या है, नियुक्ति, धम महामात्रों की नियुक्ति, ये 5वें अभिलेख में लिखा हुआ है। आ से दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी छठे शिलालेख में क्या लिखा गया है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ती का मतलब तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, तो ये किसमें, 6 के बाद कौन सा आता है, 7वें और 8वें में, तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है, 7वें और 8वें में। सी का मतलब क्या है, शिष्टाचार का उल्लेख, ये 9वें शिलालेख में है। और प्रा का मतलब प्रजा के हितों से संबंधित बातें, ये 10वां शिलालेख में है। फिर धनिक में ध का मतलब क्या है दोस्तों, धम्म की व्याख्या है, ये 11वां शिलालेख है। जबकि जो 5वां शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति है और चौथे में धम्म घोष की घोषणा है, जबकि 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। नी का मतलब महामात्रों की नियुक्ति केवल, जबकि 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। के का मतलब कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो ये 13वां भी बहुत पूछा जाता है, बाकी आजकल तो सभी पूछे जाने लगे हैं कि अशोक के 5वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, छठे में क्या लिखा हुआ है। और बताती का मतलब क्या है दोस्तों, धार्मिक जीवन बिताने से संबंधित है 14वां शिलालेख। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, पंचीदा धनी आती है, क्या ध्यान रखना है, पंचीदा धनी आती है, शिप्रा धनिक बताती है। तो इनसे आपको ये 14 के 14 शिलालेख आसानी से याद हो जाएंगे, अन्यथा इनको कितनी भी बार आप पढ़ोगे तो भूलते जाओगे। तो आपके लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट लूसेंट जीके का अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी पढ़ाए जाएंगे। आपको इंडियन जीके एंड जीएस कंप्लीट पढ़कर बहुत मज़े आने वाले हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। बाकी दोस्तों देखिए शिलालेखों में आपको मैं यहाँ से भी बता देता हूँ, बाकी उस ट्रिक के अनुसार आप याद कर पाओगे। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष में जनता के बीच जाएं, ये बात लिखी गई है। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख में अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां और 8वां शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो उस ट्रिक से आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, अन्यथा ये याद नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो 14 तो शिलालेख थे और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7।
जो किसमें है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभलेख की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इसको अब फिलहाल प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पूर्व नाम था वहाँ पर किन्होंने इसको स्थापित करवाया, अकबर ने। ध्यान रखें, प्रयाग स्तंभलेख को अकबर ने कहाँ पर स्थापित करवा दिया, प्रयागराज में। दिल्ली टोपरा की बात करें तो ध्यान रखें, टोपरा से दिल्ली लाया गया, जो बाद में आ रहा है टोपरा, बाद में आ रहा है मेरठ, तो मेरठ से दिल्ली। और ये दोनों दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये दोनों के दोनों, एक तो टोपरा से दिल्ली लाया गया, एक मेरठ से दिल्ली लाया गया, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। रामपुरवा अभिलेख की बात करते हैं तो ये चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में स्थित हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आराम से याद हो जाते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मनदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो कौन सा है, रुम्मनदेही। इसमें लुम्बिनी में उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के वहाँ पर धम्म यात्रा के दौरान भूराजस्व की दर घटा दी थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम अलग शिलालेख में ये घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मतलब अलग अलग अभिलेखों में अशोक ने ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे क्या हैं, बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक, क्योंकि दोस्तों कंधार कहाँ पर है, अफगानिस्तान, और वहाँ का कौन सा अभिलेख है, सारे कुना यानी कंधार अभिलेख। वहाँ पर लिपि कौन सी चलेगी, अफगानिस्तान में तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पहले इनके चरित्र की काफ़ी जांच परख होती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की जो मंत्री परिषद थी उसमें संख्या कितनी हुआ करती थी, 12, 16 या 20। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। तीर्थों की संख्या कितनी थी अर्थशास्त्र में दोस्तों, 18। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ कोई महामात्र कहा जाता था, यानी ये एक प्रकार के 18 तीर्थ थे, 18 अधिकारी थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता था, चक्र। ये ध्यान रखें, प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र। और प्रांत कौन कौन से थे, एक तो उत्तरापथ था, एक अवंती और कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी। तो ध्यान रखें, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग की तौसली, दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी, प्रासी की पाटलिपुत्र। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे दोस्तों, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति का अधीन होते थे। अब हम 18 जो तीर्थ हैं यानी जो पुरोहित या मंत्री हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे मुख्य तो कौन था, मंत्री, जिसे क्या प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। देखिए, पुरोहित धर्म से संबंधित, दान से संबंधित बात ही करते हैं, इसलिए आपको धर्म एवं दान विभाग, आपसे वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सैन्य विभाग का प्रधान मौर्य साम्राज्य में क्या कहलाता था, तो सेनापति। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, पुरोहित। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, मंत्री। और
राजपुत्र को, जो राजा का बेटा था, उसको क्या कहा जाता था? युवराज। राज के द्वार का जो रक्षक था उसे द्वारिक कहा जाता था। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल रहे हैं। अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदी कहलाता था और आय का संग्रह करता समाहर्ता। जो आय को कलेक्ट करता था उसे क्या कहा जाता था? समाहर्ता। राज के कोष का अध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। कारागार का अध्यक्ष प्रशासता कहलाता था और कमिश्नर प्रदेष्ट्री को कहते थे। और नगर कोतवाल को क्या कहा जाता था? पौर कहा जाता था। और मुख्य जो न्यायाधीश था उसे व्यावहारिक कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 तीर्थों में। तो ये आपको पॉइंट एक एक करके आपको याद करने हैं। नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। उद्योग एवं कारखानों का जो अध्यक्ष था वो कारमांतिक कहलाता था और अध्यक्ष को मंत्री परिषद कहा जाता था। सेना का सामान कलेक्ट करने वाले को दंडपाल कहा जाता था। तो ये दंडपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गपाल भी और अंतपाल भी। दुर्ग का रक्षक दुर्गपाल और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। तो ये 18 तीर्थ हैं। इनके लिए एक छोटी ट्रिक और डाल दूंगा मैं, बाकी आप अच्छे से इनको पढ़कर यदि ज़्यादा आप अच्छे से याद कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिक्री कर का 10वां भाग राजकोष में जाता था और यदि इसको कोई बचाता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई यानी मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मार्ग निर्माण अधिकारी। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 तो घुड़सवार थे, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथकार थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में यानी 60,000 सैनिकों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि ये सत्य प्रतीत नहीं होती है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था, जो मैं आपको बता चुका हूँ 18 तीर्थों में। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, ये भी 18 तीर्थों के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक समिति की बात करते हैं। प्रशासनिक समितियां और उनके कार्य। पहली समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चौथी समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी और छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, और बिक्री कर कितना दिया जाता था? टोटल मूल्य का 10वां भाग यानी 10%। नहीं देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। यानी एक समिति में कितने? 5 सदस्य होते थे। 6 समितियों में टोटल कितने हो गए? 30 सदस्य। तो ये सैन्य समिति और उनके कार्य देखिए। जो सैन्य समिति हैं उनके कार्य आप यहाँ से देखोगे। पहली समिति जो सैन्य समिति थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी सैन्य समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी सैन्य समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी सैन्य समिति घुड़सवारों की सेना की देखरेख करती थी। पांचवी समिति गज सेना की देखरेख करती थी और छठी रथ सेना की। तो सैन्य समितियों में जल सेना, यातायात एवं रसद, पैदल सैनिक, घुड़सवार, गज सेना, रथ सेना, इस तरीके से आप याद रख लोगे, आसान है ये तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामार्त्य सर्प नामक अमात्य का अधीन था। आपसे ये पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी था उन्हें क्या कहा जाता था? तो महामात्य सर्प। ये आपको ध्यान रखना है। महामात्य सर्प किसे कहा जाता था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और एक ही स्थान पर जो गुप्तचर रह करके और गुप्त सूचनाएं कलेक्ट करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। और जो
भ्रमण करते हुए गुप्त सूचनाएं ग्रहण करते थे, देख लेते थे, उन्हें संचार कहा जाता था। तो देखिए, एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और भ्रमण करके कार्य करने वाले को संचार कहा जाता था। और जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय हुआ करते थे, उनका जो न्यायाधीश था उसे क्या कहा जाता था? राजुक। जबकि मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? पूरे साम्राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश था उसको क्या कहा जाता था? व्यावहारिक। वो 18 तीर्थों में शामिल है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। यानी जो गवर्नमेंट भूमि थी, राजकाज की भूमि थी, उसे सीता भूमि कहा जाता था। लेकिन बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रिक। मेगस्ती ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। दार्शनिक, जो मतलब दर्शन का कार्य करते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे। दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परतक से सहायता प्राप्त की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक। अंतिम जो मौर्य शासक था वो भरतरथ था। इसकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं शुंग वंश की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो दोस्तों, ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये किन के सामंत हुआ करते थे? ये मतलब उस समय मौर्य साम्राज्य के ये सामंत थे। लेकिन अंतिम शासक बहुत ही घटिया था, बहुत ही कायर था मौर्य साम्राज्य का, भरतरथ, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और इंडो यूनानी शासक था मिनांडर, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। पतंजलि इन्हीं के शासनकाल में थे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। भरहुति स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी और मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखें दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व हुई थी, कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व हुई थी। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। और सिमुक, जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, सिमुक, ये आरपी में भी पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा गया था। आंध्र सातवाहन शासक का संस्थापक, साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सिमुक, आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने किसकी, जो कण्व वंश के अंतिम शासक थे सशर्मा या सुशर्मा, उनकी हत्या कर दी थी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। प्रतिष्ठान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, औरंगाबाद के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। यानी सभी शासकों के जो नाम में इनकी माताओं का नाम मिलता है, इसलिए आंध्र सातवाहन जो साम्राज्य था वो मात्र सत्तात्मक था, ये प्रतीत यहाँ से होता है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राष्ट्रीय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। आपसे ये पूछा जाएगा, हाल एवं गुणाढ्य कौन से
शासन काल में या कौन से साम्राज्य में हुआ करते थे? तो आंध्र सातवाहन साम्राज्य में। हाल ने गाथा सप्तशतक और गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले किया था। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा किन्होंने चलाई? तो आंध्र सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था, आपको मैं बता चुका हूँ। सातवाहनों की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ थी वो कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अजंता की गुफाओं का एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया? सातवाहन शासकों ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कारले का चैत्य भी किन्होंने बनवाया था? सातवाहन शासकों ने। आगे हम बात करते हैं अमरावती कला का विकास भी सातवाहन शासकों के समय में हुआ था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक हैं जो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। तो आपसे पूछा जाए दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाते हैं? तो सातवाहन शासक। भारत के यवन राज्य, दोस्तों वैसे तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे ईरानी 600 ईसा पूर्व। उसके बाद 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शकों ने किया था, फिर पहलवों ने किया था, फिर कुषाणों ने। लेकिन यवन शासकों की बात करते हैं तो भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो क्या है? हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यूनानियों ने 190 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे अपने राज्य स्थापित भी किए थे। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर जो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उनका उत्तराधिकारी कौन था? एंटियोकस। उन्होंने मध्य एशिया का जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस ने तो अपने साम्राज्य को बचाए रखा, लेकिन एंटियोकस सेकंड के समय में क्या हुआ था कि वहाँ के अनेक जो साम्राज्य थे, अनेक जो शासक थे वो क्या स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया का विद्रोह हो गया जो डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्कीडस और हर्मेक्स, इन्होंने यहाँ पर शासन किया था बैक्ट्रिया पर। इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किए थे। तो देखिए हम बात करते हैं। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। तो हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी किन्हें कहा जाता है? ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, डेमेट्रियस को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। हिंद यूनानी शासकों में आपसे दोस्तों मिनांडर के बारे में ही पूछा जाता है। तो उनका शासनकाल था 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व। इनकी राजधानी साकल थी जो आज के सियालकोट में पड़ती है। ये शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र रहा था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने मिलिंद पन्नो नाम से क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी। जो इस बुक में किसका उल्लेख है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो दोस्तों हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सिक्कों पर अपने नाम वगैरह लिखवाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए
भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही कौन से सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलाए भारत में? हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलाए दोस्तों? वो कुषाण शासकों ने चलाए। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? गुप्त शासकों ने। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, यूनानियों के बाद भारत पर कौन से शासकों ने, कौन से वंश ने शासन किया? तो शकों ने किया था। शकों की 5 शाखाएं थी और 5 शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पर थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ये ध्यान रखें, पहली शाखा अफगानिस्तान में शासन करने के लिए रही थी, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत और 5वीं ऊपरी दक्कन पर क्या अपना प्रभाव जमा कर बैठ गई थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों पर दोस्तों विजय के उपरांत ही विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था 58 से 57 ईसा पूर्व में। तो देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और फिर भारत में टोटल 14 विक्रमादित्य बने, जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे उस कौन थे? गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड। तो देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में जो प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा थी वो सबसे अधिक समय तक रही। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो शकों ने चांदी के सिक्के बहुत अत्यधिक संख्या में क्या किए थे? जारी किए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी था। गुजरात के बहुत बड़े भाग पर इन्होंने शासन किया। काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का निर्माण भी, जीर्णोद्धार भी इन्होंने ही करवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी करवाया। दोस्तों, रुद्रदामन संस्कृत के प्रेमी थे और उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी करवाया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुषाणों के बारे में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो यदि दोस्तों आज मैंने बहुत ही फास्ट आपको अध्ययन करवाया है, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, आपको कंप्लीट जानकारी, यानी 1 घंटे की क्लास में आप अन्य चैनल से कहीं से पढ़ोगे तो 5 घंटे में पढ़ पाओगे। 1 घंटे में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है और आपके पेपरों के हिसाब से 2 महीने के अंदर में लूसेंट का अध्ययन करवाया जा रहा है, तो आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।